हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। आज संडे है, अगस्त 24, 2025 और आज का दिन काफ़ी डेवलपमेंट्स लेकर आया है, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिहाज से। हमने पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी गवर्नमेंट वेबसाइट्स से सारी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की है और आज हम यहाँ इन डेवलपमेंट्स को डाइसेक्ट करने वाले हैं, बारीकियों को समझने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस, सब कुछ, बेसिकली एक 360 डिग्री व्यू आपकी यूपीएससी प्रेप के लिए। और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल थॉट है मार्गरेट चेस स्मिथ का। वो कहती हैं, पब्लिक सर्विस मस्ट बी मोर देन डूइंग अ जॉब एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली। इट मस्ट बी अ कंप्लीट डेडिकेशन टू द पीपल एंड टू द नेशन। वाओ, जरा सोचिए इस पर। सिविल सर्विसेज, लोक सेवा, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी या ऑनेस्टी की बात नहीं है। हालांकि वो तो चाहिए ही, ये है कंप्लीट डेडिकेशन, एक संपूर्ण समर्पण लोगों के प्रति, देश के प्रति। यही स्पिरिट है जो आपको एज एस्पिरेंट्स अपने अंदर लानी है। आपकी ये तैयारी, ये मेहनत उसी डेडिकेशन का पहला कदम है। सो कीप दिस स्पिरिट अलाइव। तो आज के हमारे इस डिटेल चर्चा में क्या क्या है, देखिए। कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर सब क्लासिफिकेशन पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सोशल जस्टिस डिस्कोर्स को ये रीडिफाइन कर सकता है, बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं इसके। फिर इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस में एक बड़ी छलांग। इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम मतलब IADWS का सफल टेस्ट हुआ है। फैंटास्टिक न्यूज़। इसरो का गगनयान मिशन भी एक क्रिटिकल माइलस्टोन पार कर चुका है। दूसरी तरफ इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन्स वो थोड़े बढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन भी नज़दीक आ रही है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर है। पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स के लिहाज से ये काफ़ी अहम है। और हाँ, दुख की बात है, हिमाचल प्रदेश से बाढ़ की खबरें आ रही हैं जो हमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस की याद दिलाती हैं। तो ये सब और भी बहुत कुछ हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। ये एनालिसिस आपके एग्जाम के तीनों स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, नोट्स ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। चलिए पार्ट बी से शुरू करते हैं। जीएस पेपर 2 पर फोकस रहेगा, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा फैसला, SC/ST सब क्लासिफिकेशन पर। दिस इज बिग। सीरियसली, ये एक ऐसा जजमेंट है जिस पर सालों तक डिस्कशन और डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को अपहोल्ड किया है। मतलब राज्य सरकारें अब शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी अनुसूचित जातियों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs अनुसूचित जनजातियों की जो एग्जिस्टिंग लिस्ट्स हैं उनके भीतर सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि राज्य अब SC/ST लिस्ट्स के अंदर कैटेगरीज बना सकते हैं ताकि उन कम्युनिटीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या कोटे के अंदर कोटा दिया जा सके, जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं और जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा उतना नहीं मिला जितना उसी कैटेगरी में दूसरों को मिला है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इंडिया की एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई पॉलिसी में एक रियल टर्निंग पॉइंट। एब्सोल्युटली। और इस वर्डिक्ट की सिग्निफिकेंस को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट यानी संवैधानिक संदर्भ समझना होगा। अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम आमतौर पर रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति कहते हैं, ये कोई सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है। इसकी जड़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। आर्टिकल्स 15(4) और 16(4), मैं दोहराता हूं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15(4) और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये स्टेट को पावर देते हैं कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए और स्पेसिफिकली SCs और STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष प्रावधान बना सकें। इसके पीछे फिलॉसफी यही है कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, ऐतिहासिक भेदभाव को कॉम्पनसेट किया जाए और इन कम्युनिटीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाया जाए। राइट। लेकिन जो कोर लीगल सवाल था जिस पे दशकों से बहस चल रही थी, वो था SC/ST लिस्ट्स की नेचर को लेकर। ये लिस्ट्स प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं अंडर आर्टिकल्स 341 और 342। फिर से आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। सवाल ये था कि क्या इन प्रेसिडेंशियल लिस्ट्स को सिंगल होमोजीनियस ग्रुप्स यानी सजातीय समूह माना जाना चाहिए, या क्या स्टेट ये मान सकता है कि इन लिस्ट्स के अंदर भी बैकवर्डनेस की अलग अलग डिग्रीज हैं।
क्या एक ही एससी या एसटी कैटेगरी में कुछ ग्रुप्स दूसरों से ज्यादा बैकवर्ड हो सकते हैं? एग्जैक्टली यही तो पूरे लीगल बैटल का क्रक्स था। पिछले 20 सालों से जो गवर्निंग प्रेसिडेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के 2004 के जजमेंट से सेट हुआ था, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में। यह है ईली चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, साल 2004। दोहराता हूं, ईवी चिन्नैया केस 2004। उस केस में एक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ ने यह कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट एक सिंगल इंडिविजिबल क्लास है, एक एकल अविभाज्य वर्ग है। एसेंशियली उन्होंने कहा, आप प्रेसिडेंट की लिस्ट को तोड़ नहीं सकते, ये एक यूनिट है। इस रूलिंग ने इफेक्टिवली राज्यों को SC/ST कम्युनिटीज के अंदर जो मोस्ट डिसएडवांटेज, सबसे ज्यादा वंचित ग्रुप्स थे, उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने से रोक दिया था। ये उन राज्यों के लिए एक बड़ी बाधा बन गया था जो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि रिजर्वेशन बेनिफिट सबसे जरूरतमंदों तक पर्कुलेट हों। अच्छा, तो अब क्या बदला है आज के जजमेंट में, अगस्त 24, 2025 वाले? ऐसा क्या खास है कि इसने 20 साल पुराने प्रेसिडेंट को पलट दिया? ये तो काफी बड़ी बात हो गई। और हाँ, आज का दिन इंडियन जुडिशरी के लिए वाकई में ऐतिहासिक है। आज अगस्त 24, 2025 स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस। दोहराता हूं, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस एक बड़ी 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 7 जजों की संविधान पीठ ने एक डिसाइसिव 6.1 मेजॉरिटी से, दोहराता हूं 6:1 मेजॉरिटी से 2004 के ईवी चिन्नैया जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है, पलट दिया है। ये सही मायने में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट, एक ऐतिहासिक फैसला है जो भारत में अफर्मेटिव एक्शन के फ्यूचर डिस्कोर्स और इंप्लीमेंटेशन को फंडामेंटली रीशेप करेगा। चलिए इस जजमेंट के जो की प्रोनाउंसमेंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, स्टेट्स पावर अपहेल्ड, राज्य की शक्ति बरकरार रखी गई। कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर अफर्म किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास प्रेसिडेंट द्वारा तैयार की गई SCs और STs की सेंट्रल लिस्ट्स के भीतर सब क्लासिफाई करने की पावर है। इसका मतलब है कि राज्य अब लीगली कोटा विद इन अ कोटा, यानी कोटे के अंदर कोटा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, यह सुनिश्चित करना कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं, कंपैरेटिवली मोर बैकवर्ड हैं बड़े SC/ST अम्ब्रेला के अंदर। वो लोग जो हिस्टोरिकली रिजर्वेशन फ्रेमवर्क के अंदर भी पीछे छूट गए हैं। दूसरा, और ये फिलोसॉफिकली बहुत प्रोफाउंड है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी ओवर फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता पर वास्तविक समानता को तरजीह। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन लिखा, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता नहीं चाहता। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसा ट्रीट करना, चाहे उनके सर्कमस्टांसेस या स्टार्टिंग पॉइंट्स कितने भी अलग क्यों ना हो। सोचिए, एक रेस जिसमें सब एक ही लाइन से शुरू करते हैं पर कुछ के पैरों में वजन बंधा है, ये फॉर्मल इक्वालिटी है। पर क्या ये फेयर है? नहीं। चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली गोल सब्सटैंटिव इक्वालिटी, वास्तविक समानता अचीव करना है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी ये मानती है कि सोसाइटी में मौजूदा डिस्पैरिटीज, असमानताएं और डिसएडवांटेजेस हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ट्रू फेयरनेस, सच्ची निष्पक्षता हासिल हो सके। कोर्ट ने आर्टिकल 14, दोहराता हूं आर्टिकल 14, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ को इसी रोशनी में इंटरप्रेट किया। कहा गया कि अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना भी इनइक्वालिटी, असमानता है। फोकस सिर्फ इक्वल रूल से हटकर इक्विटेबल आउटकम्स अचीव करने पर होना चाहिए। ये प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की बात है, सिर्फ सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करने की नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में अलग अलग जरूरत वाले बच्चे हैं, सबको एक ही तरह से पढ़ाना न्याय नहीं होगा, है ना। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब है कि जिसकी जैसी जरूरत वैसा सपोर्ट। तीसरा, आर्टिकल 341 की रीइंटरप्रिटेशन, अनुच्छेद 341 की नई व्याख्या। मेजॉरिटी ने माना कि आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट बनाने की शक्ति देता है। मतलब अटूट या प्रतिरक्षा वाली नहीं है कि स्टेट उसमें बेनिफिट्स को ज्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लासिफिकेशन ना कर सके। प्रेसिडेंशियल लिस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, एक संवैधानिक पहचान देती है, हाँ, लेकिन स्टेट उस आइडेंटिटी के भीतर मौजूद बैकवर्डनेस की अलग अलग डिग्रियों को पहचान सकता है और एड्रेस कर सकता है। चौथा,
एक बहुत सिग्निफिकेंट कंकरिंग ओपिनियन, सहमति वाली राय है जस्टिस BR गवई की, जो खुद SC कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने SCs और STs के लिए भी क्रीमी लेयर प्रिंसिपल, क्रीमी लेयर बहस लागू करने की वकालत की। फिलहाल क्रीमी लेयर प्रिंसिपल सिर्फ OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, जो उन कम्युनिटीज के अफ्लुएंट मेंबर्स, संपन्न लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करता है। जस्टिस गवाई ने आर्ग्यू किया कि ये अनजस्ट, अन्यायपूर्ण है कि एक हाई रैंकिंग SC ब्यूरोक्रेट, उच्च पदस्थ नौकरशाह के बच्चे को वही रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलें जो उसी कम्युनिटी के एक मैनुअल लेबरर, दिहाड़ी मजदूर के बच्चे को मिलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर माना कि उन्हें इस स्टैंस के लिए अपनी ही कम्युनिटी से वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, काफी आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन उनका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस के लिए जरूरी है अनइक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स सो दैट दे बिकम इक्वल। मैं ये पावरफुल कोट दोहराता हूं, अनइक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स सो दैट दे बिकम इक्वल। असमानों के साथ असमान व्यवहार ताकि वे समान बन सके। ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी का एक और पहलू है, ये सुनिश्चित करना कि बेनिफिट्स उन तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में उनकी जरूरत है। और पांचवा, हमें द डिसेंटिंग व्यू, असहमति का दृष्टिकोण को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। उनका कोर आर्ग्यूमेंट था कि कास्ट्स को क्लासिफाई करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास है, अंडर आर्टिकल 341। ये पावर राज्यों को देना, उन्होंने आर्ग्यू किया, प्रेसिडेंशियल लिस्ट में टिंकरिंग, दखल अंदाजी करने जैसा है। उन्होंने राज्यों की कॉम्पिटेंस, क्षमता पर भी सवाल उठाए कि क्या वो ऐसे क्लासिफिकेशंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, राजनीतिक दुरुपयोग के पोटेंशियल के बारे में भी चेता। वाओ, ये तो वाकई एक फंडामेंटल शिफ्ट है। सिर्फ SC या ST के लेबल को देखने से हटकर उन लेबल्स के भीतर देखना, ये सब्सटैंटिव और क्वालिटी पर फॉर्मल इक्वालिटी से ज्यादा जोर देना, जुडिशियल थिंकिंग में एक बड़ा एवोल्यूशन लगता है। इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? ये फैसला भारत के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक और उतने ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे इंपैक्ट कर सकता है? बिल्कुल, इम्प्लीकेशंस वाकई दूरगामी और मल्टी लेयर्ड हैं। चलिए इन्हें सिस्टमैटिकली अनपैक करते हैं। पहला, शिफ्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्यायशास्त्र में बदलाव। ये सिर्फ एक लीगल एडजस्टमेंट नहीं है, ये भारत में सोशल जस्टिस की फिलॉसफी में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। फोकस अब SC या ST जैसी बड़ी कैटेगरीज को मोनोलिथिक ब्लॉक्स मानने से हटकर एक ज्यादा ग्रैन्युलर, न्यूआंस्ड, ग्रेडेशन बेस्ड मॉडल, श्रेणी आधारित मॉडल की तरफ जा रहा है। चिन्नैया वर्डिक्ट ने एक तरह की होमोजिनिटी थोप दी थी। ये वर्डिक्ट उस पर्दे को हटाता है और इंटरनल कम्प्लेक्सिटीज को एक्नॉलेज करने को कहता है। ये टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शन की तरफ एक कदम है। दूसरा, एक्नॉलेजिंग रियलिटी, वास्तविकता स्वीकारना। ये जजमेंट उस जमीनी हकीकत को मानता है जिसे कई स्टेट लेवल कमीशंस और स्टडीज सालों से हाईलाइट कर रहे हैं कि SC और ST कम्युनिटीज के भीतर भी सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, भारी आर्थिक सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं। ये बार बार देखा गया है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स अक्सर कुछ तुलनात्मक रूप से डोमिनेंट सबकास्ट्स, प्रभुत्वशाली उपजातियां ने ज्यादा उठा लिए हैं, जबकि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, सबसे हाशिए पर पड़े समूह, जैसे कि शायद मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटीज, मैला ढोने वाले समुदाय, इन बेनिफिट्स से काफी हद तक अछूते रह गए हैं। अब एक्सप्लिसिट एम ये है कि अफर्मेटिव एक्शन के बेनिफिट्स इन वीकेस्ट सबग्रुप्स, सबसे कमजोर उपसमूहों तक पहुंचें। यही फॉर्मल से सब्सटैंटिव इक्वालिटी के शिफ्ट का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। तीसरा, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, राजनीतिक पुनर्गठन। ये वर्डिक्ट दलित बहुजन पॉलिटिक्स, दलित बहुजन राजनीति को सिग्निफिकेंटली रीशेप करेगा। सब क्लासिफिकेशन की मांग नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है और अक्सर हाईली कंटेंशियस, विवादास्पद रही है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मदिगा कम्युनिटी सालों से इसकी मांग कर रही है, जबकि दूसरे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जैसे शायद बिहार में पासवान कम्युनिटी ने हिस्टोरिकली इसका विरोध किया है। अब इस मांग को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी, संवैधानिक वैधता मिल गई है। पॉलिटिकली इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टीज अब शायद अपनी स्ट्रैटेजी एक मोनोलिथिक दलित वोट बैंक, एकजुट दलित वोट बैंक को अपील करने से हटकर स्पेसिफिक सबकास्ट्स, विशिष्ट उपजातियों पर फोकस करने की तरफ शिफ्ट करेंगी। छोटी, ज्यादा वंचित ग्रुप्स को लुभाने की कोशिश करेंगी। इससे पोटेंशियली ब्रॉडर दलित आइडेंटिटी का फ्रैगमेंटेशन, विखंडन हो सकता है, लेकिन ये छोटी, अब तक आवाजहीन कम्युनिटीज को एम्पावर भी कर सकता है, उन्हें नया पॉलिटिकल लेवरेज देकर। पॉलिटिकल रिपल्स दिखने भी लगे हैं।
रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के अंदर ही मतभेद नजर आ रहे हैं। एलजेपी रामविलास, जिनका सपोर्ट बेस पासवान कम्युनिटी है, ने वर्डिक्ट का विरोध किया है और रिव्यू पिटीशन फाइल करने की बात कही है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जिन्होंने आंध्रा में मादिगाज के लिए सब क्लासिफिकेशन को चैंपियन किया है, उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल टाइटरोप, जटिल राजनीतिक स्थिति बना देता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। चौथा, लिंक टू रोहिणी कमीशन, रोहिणी आयोग से लिंक। इस SC/ST जजमेंट का अंडरलाइंग लॉजिक बेनिफिट्स को सबसे जरूरतमंद तक पहुंचाना, इंट्रा ग्रुप हेट्रोजिनिटी को एक्नॉलेज करके जस्टिस रोहिणी कमीशन की ओबीसी सब कैटेगराइजेशन पर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और लॉजिक से काफी मिलता जुलता है। याद कीजिए, रोहिणी कमीशन ने पाया था कि ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स का एक डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा हिस्सा बहुत कम डोमिनेंट ओबीसी कास्ट्स को मिल रहा था। ये SC/ST वर्डिक्ट अब सरकार को रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशंस को ओबीसीज के लिए भी पोटेंशियली इंप्लीमेंट करने के लिए एक मजबूत लीगल और मॉरल प्रेसिडेंट, कानूनी और नैतिक आधार दे सकता है। इसे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज में ज्यादा कंसिस्टेंसी लाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। पांचवां, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, प्रशासनिक चुनौतियां। प्रिंसिपल तो सही लगता है, पर इसे इंप्लीमेंट करना एक मैसिव चैलेंज होगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यों को अपना सब क्लासिफिकेशन क्वांटिफाइबल एम्पिरिकल डेटा, अनुभवजन्य डेटा पर बेस करना होगा, जो SC/ST लिस्ट के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज की रिलेटिव बैकवर्डनेस, सापेक्ष पिछड़ापन को डेमोन्स्ट्रेट करे। और इंपॉर्टेंटली, ये डेटा और रिजल्टिंग क्लासिफिकेशन इतना रोबस्ट होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा में टिक सके। ये रिक्वायरमेंट इनेविटेबली नेशन वाइड कास्ट सेंसस, राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग को और तेज करेगी, क्योंकि एक्यूरेट रिलायबल डेटा ही वो फाउंडेशन है जिस पर ऐसी पॉलिसी बनाई और डिफेंड की जा सकती है। ऐसा ग्रैन्युलर डेटा कलेक्ट करना, कोलेट करना और एनालाइज करना अक्रॉस स्टेट्स एक इमेंस और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, बहुत बड़ा और जटिल प्रशासनिक काम होगा, जिसमें काफी टाइम, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज लगेगी। बिल्कुल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो बस लिसनर्स के लिए साफ तौर पे समराइज करने के लिए, इस सब क्लासिफिकेशन पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्क क्या दिए जा रहे हैं? हाँ, दोनों साइड्स को समझना एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी है। चलिए उन्हें लिस्ट आउट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सब क्लासिफिकेशन, पक्ष में तर्क। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स को पोरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में सबसे गरीब तक टारगेट करता है, SC/ST कैटेगरी के अंदर ही सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटीज तक। ये बेनिफिट मोनोपोलाइजेशन वाली जो पुरानी समस्या है कि कुछ डोमिनेंट सबकास्ट्स, प्रभुत्वशाली उपजातियां ही ज्यादा फायदा उठा लेती हैं, उसे एड्रेस करता है। ये आर्टिकल 14 के तहत सब्सटैंटिव इक्वालिटी, वास्तविक समानता के प्रिंसिपल से अलाइन करता है, क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप डिस्पैरिटीज को एक्नॉलेज और एड्रेस करता है। ये SC/ST कम्युनिटीज के अंदर मौजूद सोशियो इकोनॉमिक हेट्रोजिनिटी, आंतरिक सामाजिक आर्थिक विविधता को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन। एक बड़ी चिंता यह है कि ये दलित बहुजन मूवमेंट की सोशल और पॉलिटिकल यूनिटी, सामाजिक और राजनीतिक एकता को फ्रैगमेंट कर सकता है, पोटेंशियली उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को कमजोर कर सकता है। ये डर भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मिसयूज कर सकती हैं, जिससे जेन्युइन बैकवर्डनेस के बजाय इलेक्टोरल कैलकुलेशंस के आधार पर आर्बिट्ररी माइक्रो क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की आर्टिकल 341 के तहत दी गई एक्सक्लूसिव पावर्स पर एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण है। जैसा हमने डिस्कस किया, सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, पर्टिकुलरली रिलायबल डेटा कलेक्ट करने में, और इससे पोटेंशियली डिफरेंट सबकास्ट के बीच सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए कम्पीट कर रही होंगी। थैंक यू इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन के लिए। ये निस्संदेह एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके इफेक्ट्स सालों तक सामने आते रहेंगे। ओके, चलिए अब गियर्स शिफ्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तरफ। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, दो बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, रणनीतिक साझेदार के बीच ट्रेड टेंशंस, व्यापार तनाव बढ़ते हुए लग रहे हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स थोड़ी चिंताजनक है। इंडिया US रिलेशनशिप वैसे तो स्ट्रांग मानी जाती है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर, लेकिन ट्रेड पर यह फ्रिक्शन क्यों? कोर इशू क्या है यहाँ? देखिए, इंडिया US ट्रेड रिलेशनशिप काफी बड़ा है,
$190 बिलियन एन्युअली से ज्यादा का है। दोहराता हूं, 190 बिलियन प्लस। लेकिन इसमें फ्रिक्शन, घर्षण एक रिकरिंग थीम रहा है, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बाद से, जिसमें टैरिफ्स, शुल्क को अक्सर वेपनाइज किया गया। जो करंट एस्केलेशन है वो दो मेन सोर्सेस से आ रहा है। पहला, पुराने मार्केट एक्सेस डिस्प्यूट्स, बाजार पहुंच विवाद, खासकर एग्रीकल्चर, कृषि और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में, जहां इंडिया अपने फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कीन है। दूसरा, एक नया जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, भू राजनीतिक आयाम जुड़ गया है। यूएस की नाराजगी इंडिया द्वारा रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं और अब प्यूनिटिव टैरिफ्स, दंडात्मक शुल्क का इस्तेमाल कर रहा है या उसकी धमकी दे रहा है इंडिया पर इस फ्रंट पर प्रेशर डालने के लिए। और आज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? सुना है इन टैरिफ्स की डेडलाइन भी बिल्कुल करीब है। जी हाँ, सिचुएशन तेजी से डेवलप हो रही है और अगस्त 27 की डेडलाइन नजदीक आ रही है। दोहराता हूं, अगस्त 27 डेडलाइन। देखिए आज क्या हुआ। पहला, इंडियाज फर्म स्टांस, भारत का दृढ़ रुख। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने आज एक स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ कर दिया है कि ट्रेड नेगोशिएशंस, व्यापार वार्ता चल रही हैं, पर इंडिया की अपनी रेड लाइंस, स्पष्ट सीमाएं हैं जिन्हें वो क्रॉस नहीं करेगा। इन रेड लाइंस में प्रोमिनेंटली इंडियन फार्मर्स, किसान, डेयरी प्रोड्यूसर्स, डेयरी उत्पादक और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग के हितों की रक्षा शामिल है। ये वो सेक्टर्स हैं जहां इंडिया कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं लग रहा है। दूसरा, इम्पेंडिंग टैरिफ्स। यूएस ने पहले ही कुछ इंडियन गुड्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, पारस्परिक शुल्क लगा दिया है। इमीडिएट खतरा है एक एडिशनल 25% प्यूनिटिव टैरिफ, दंडात्मक शुल्क का, जो रशिया ऑयल ट्रेड से जुड़ा है और जो अगस्त 27 से लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टोटल टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। दोहराता हूं, टोटल 50% टैरिफ, ये बहुत ज्यादा है और इंडियन एक्सपोर्ट्स को सिवियरली इंपैक्ट कर सकता है। तीसरा, डिप्लोमेटिक सेटबैक, कूटनीतिक झटका। इमीडिएट डी एस्केलेशन की उम्मीदें कम हो गई हैं क्योंकि यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स की न्यू दिल्ली विजिट, जो अगस्त 25 से शुरू होनी थी, वो कैंसिल, रद्द हो गई है। ये दिखाता है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। चौथा, रेसिप्रोकल एक्शन, पारस्परिक कार्रवाई। इंडिया ने भी एक कदम उठाया है। इंडिया पोस्ट ने टैरिफ्स पर बनी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का हवाला देते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ज्यादातर पोस्टल सर्विसेज, डाक सेवाएं अगस्त 25 से सस्पेंड, निलंबित कर दी हैं। ये दिखाता है कि ट्रेड डिसरप्शन जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो गया है। ये तो वाकई सीरियस लग रहा है। इंडिया इस प्रेशर का सामना कैसे कर रहा है और इसके डीपर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, खासकर इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए? हाँ, इंडिया का रिस्पांस इस बार पहले के ट्रेड डिस्प्यूट्स के मुकाबले नोटिसेबली ज्यादा असर्टिव, आक्रामक लग रहा है। ये उसकी डिप्लोमेटिक पोस्चर में एक डिसर्नेबल शिफ्ट दिखाता है। पहले शायद इंडिया ज्यादा एकोमोडेटिव या डिफेंसिव स्टांस लेता, पर अब ऐसा नहीं लग रहा। इसके पीछे लाइकली दो की फैक्टर्स हैं। इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक मजबूती, और उसकी कॉन्शियसली परस्यूड डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी, विविध विदेश नीति। मिनिस्टर जयशंकर का रेड लाइंस वाला स्टेटमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहले के रिमार्क्स कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार है, ये सब इसी असर्टिव अप्रोच की तरफ इशारा करते हैं। जयशंकर ने तो यूएस पर एक सटल डिग भी किया कि ये फनी है कि एक प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे देशों पर नेशनल इंटरेस्ट में बिजनेस करने का आरोप लगा रहा है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ रेटरिक नहीं है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जैसे S&P ग्लोबल भी असेस करती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, जो प्राइमरीली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, मजबूत घरेलू मांग आधारित पर चलती है, लाइकली इन टैरिफ्स के झटके को झेल सकती है। एक्सटर्नल डिमांड डिपेंडेंसी सिर्फ 15% के आसपास है। इंडिया अपने हाई ग्रोथ रेट का लेवरेज ले रहा है ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ निगोशिएट करने के लिए। ये सिचुएशन यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक फंडामेंटल पैराडॉक्स, विरोधाभास को भी हाईलाइट करती है। ऑयल से जुड़े यूएस टैरिफ्स का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, घोषित लक्ष्य है रशिया को पनिश करना और उसकी वॉर इकोनॉमी को हर्ट करना। हालांकि इंडिया इसे यूनिलैटरल, एक तरफा और हिपोक्रिटिकल, पाखंडपूर्ण मानता है, क्योंकि कई यूरोपियन नेशंस भी रशिया से एनर्जी और गुड्स खरीद रहे हैं। इस यूएस प्रेशर का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, अनुपेक्षित परिणाम,
ये हो सकता है कि ये इनएडवर्टेंटली इंडिया को ऑल्टरनेटिव फोरम्स जैसे रशिया इंडिया चाइना RIC फ्रेमवर्क या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के और करीब धकेल दे। इंडिया कोई फॉर्मल एंटी US ब्लॉक नहीं बना रहा, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता सिग्नल कर रहा है और दिखा रहा है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। ये US के लिए एक डिलेमा, दुविधा पैदा करता है। एक तरफ US इंडिया को अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का कॉर्नरस्टोन, आधारशिला मानता है, प्राइमरली चाइना के काउंटरवेट के तौर पर। दूसरी तरफ टैरिफ्स लगाकर वो इंडिया को एलिनेट करने और उसे उन्हीं पावर्स रशिया, चाइना के करीब धकेलने का रिस्क ले रहा है जिन्हें वो कंटेन करना चाहता है। ये वॉशिंगटन की पॉलिसी में एक सर्टेन इनकोहेरेंस, असंगति दिखाता है, जहां रशिया को लेकर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स इंडो पैसिफिक में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल से क्लैश करते दिख रहे हैं। ये तो हुआ डिप्लोमेटिक एंगल, लेकिन ग्राउंड पे इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए क्या कर रही है जो इन टैरिफ से हिट हो सकते हैं, और कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? हाँ, गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में अनाउंस हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM के तहत गवर्नमेंट रिपोर्टेडली करीब 25,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट पैकेज तैयार कर रही है। दोहराता हूं, 25,000 करोड़ रुपए सपोर्ट पैकेज। इस पैकेज का प्राइमरी फोकस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर होगा, क्योंकि वो इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बैकबोन है और अक्सर एक्सटर्नल शॉक्स के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सपोर्ट में लाइकली चीपर क्रेडिट, सस्ता कर्ज, मार्केट एक्सेस, बाजार तक पहुंच फैसिलिटेट करना और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करना शामिल होगा। जहां तक सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स की बात है, ये प्राइमरीली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, श्रम गहन उद्योग हैं। इनमें की हैं टेक्सटाइल्स, कपड़ा, लेदर, चमड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, और ऑटो कंपोनेंट्स, वाहन कल पुर्जे। एक्सपर्ट्स का अनुमान करें कि अगर पोटेंशियल 50% टैरिफ रेजीम लंबे समय तक बना रहा तो इन सेक्टर्स में 2 लाख से 3 लाख नौकरियां इमीडिएट रिस्क पर आ सकती हैं। दोहराता हूं, 2 to 3 लाख जॉब्स एट रिस्क। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट अब ज्यादा टारगेटेड, सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स, क्षेत्र विशिष्ट उपाय की तरफ शिफ्ट कर रही है, बजाय एक ब्रॉड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के। इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्रेडिट लाइन्स, उद्योग विशिष्ट क्रेडिट लाइनें लॉन्च करना, कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स, ऋण के लिए गारंटी को ईज करना और PM विश्वकर्मा जैसी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट इंटीग्रेट करना शामिल हो सकता है, ताकि एड सबसे इंपैक्टेड यूनिट्स तक डायरेक्टली पहुंचे। थैंक यू। ये ट्रेड टेंशन वाला इशू वाकई चिंताजनक है और इसे करीब से मॉनिटर करने की जरूरत है। चलिए अब साउथ पैसिफिक, दक्षिण प्रशांत की ओर चलते हैं। फिजी के प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर है। इस इवेंट को स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, रणनीतिक महत्व के लिए फ्लैग किया जा रहा है। हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब साउथ पैसिफिक तक अपनी रीच बढ़ा रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सिटिवेनी राबुका यहाँ हैं। इस विजिट का क्या महत्व है और ये इंडिया के ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में कैसे फिट होती है? बिल्कुल, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंडिया का एंगेजमेंट अपने ईस्टर्न नेबर्स के साथ पिछले 3 दशकों में काफी इवॉल्व हुआ है। ये 1990s में लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पे शुरू हुआ, जो प्राइमरीली साउथ ईस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस था। 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपग्रेड किया गया। दोहराता हूं, 2014 में एक्ट ईस्ट में अपग्रेड। एक्ट ईस्ट ज्यादा प्रोएक्टिव, सक्रिय, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक और आउटकम ओरिएंटेड, परिणामोन्मुख होने के लिए डिजाइंड है। इसका ज्योग्राफिकल स्कोप भी एक्सपैंड होकर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, PICs, प्रशांत द्वीप देश तक पहुंच गया। उसी साल 2014 में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, FIPIC, एस्टैब्लिश हुआ और इंटरेस्टिंगली इसका इनॉग्रल समिट फिजी में ही हुआ था। दोहराता हूं, FIPIC 2014 में एस्टैब्लिश, पहला समिट फिजी में। फिजी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रणनीतिक स्थिति, लार्ज इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय आबादी और रीजन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण इंडिया के लिए साउथ पैसिफिक में एक क्रूशल पार्टनर, महत्वपूर्ण भागीदार है। तो इस विजिट के स्पेसिफिक्स क्या हैं जो अभी हो रही है? एजेंडा पर क्या है? फिजी के प्राइम मिनिस्टर सिटिवेनी राबुका आज अगस्त 24 को न्यू दिल्ली पहुंचे हैं, 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पर। दोहराता हूं, अगस्त 24 से 26 का विजिट। इंपॉर्टेंटली ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका पहला भारत दौरा है, जो इस एंगेजमेंट को और वेट देता है। की हाइलाइट्स में शामिल हैं: पहला, बायलैटरल डिस्कशंस, द्विपक्षीय वार्ता। PM राबुका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डिटेल्ड टॉक्स करेंगे
और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। दूसरा, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, सहयोग के क्षेत्र। डिस्कशन के मेन फोकस एरियाज होने की उम्मीद है क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु लचीलापन, आइलैंड नेशंस के लिए क्रिटिकल इशू, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल परिवर्तन, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन, शिक्षा और इम्पॉर्टेंटली पीपल टू पीपल टाइज, जन जन संपर्क को मजबूत करना। तीसरा, साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट्स, समझौतों पर हस्ताक्षर। कई सिग्निफिकेंट मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, समझौता ज्ञापन साइन होने की उम्मीद है, जिनका एम इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन को एनहांस करना होगा। चौथा, स्ट्रैटेजिक डायलॉग, रणनीतिक संवाद। एक नोटेबल इवेंट है PM रबुका का स्केड्यूल्ड कीनोट एड्रेस प्रेस्टिजियस इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA में। वहां वो पैसिफिक को ओशन ऑफ पीस, शांति का महासागर बनाने का अपना विजन शेयर करने वाले हैं। दोहराता हूं, ICWA में ओशन ऑफ पीस पर कीनोट एड्रेस। ये विजिट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, पर्टिकुलरली उसकी एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज के लिए? हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस 2 क्रिटिकल डायमेंशंस पे है। पहला, काउंटर बैलेंसिंग चाइना, चीन को संतुलित करना। ये विजिट साउथ पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस, चीन का बढ़ता प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने की इंडिया की डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी का क्लियर सिग्नल है। पिछले कई सालों में चाइना ने PICS में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए सिग्निफिकेंट इनरोड्स बनाए हैं, बड़े लोन्स ऑफर किए हैं और ग्रेजुअली अपना सिक्योरिटी और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाया है। इससे न सिर्फ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्ज जाल कूटनीति की चिंताएं बढ़ी हैं, बल्कि रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट्स की भी, जो इंडिया और उसके क्वाड पार्टनर्स US, जापान, ऑस्ट्रेलिया को वरी करता है। इंडिया का एंगेजमेंट मॉडल कॉन्शियसली डिफरेंट है। इंडिया खुद को एक रिलायबल और बिनाइन डेवलपमेंट पार्टनर, विश्वसनीय और सौम्य विकास भागीदार के रूप में पोजीशन करता है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बजाय इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग पर एम्फसाइज करता है। जैसे हमारे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम के थ्रू हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जिनकी लोकल कम्युनिटीज को वास्तव में जरूरत है, जैसे फिजी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना या एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल, टिकाऊ, कोलैबोरेटिव, सहयोगी माना जाता है और डिपेंडेंसीज क्रिएट करने की संभावना कम होती है। फिजी जैसे की रीजनल लीडर के साथ टाइज मजबूत करके इंडिया फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत के अपने विजन को रीइंफोर्स करता है और खुद को चाइना के मॉडल के डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव, लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में पेश करता है। दूसरा, सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर और प्रवासी कूटनीति, ये वो जगह है जहां इंडिया के पास रीजन में एक यूनिक एडवांटेज है। इंडिया का रिलेशनशिप फिजी के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसके डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस, गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। ये कनेक्शन गिरमिटिया के इतिहास से जुड़ा है। इंडेंचर्ड लेबरर्स, बंधुआ मजदूर, जिन्हें 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया से फिजी ले गए थे, आज उनके डिसेंडेंट्स फिजी की पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट और इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है। इस विजिट के एजेंडा में एक्सप्लिसिटली डायस्पोरा एंगेजमेंट और कल्चरल लिंक्स को स्ट्रेंथन करना शामिल है। ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी इंडिया को वो लेवरेज देती है जो कॉम्पिटिटर्स जैसे चाइना या इवन US आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल अफिनिटी, स्वाभाविक लगाव और ट्रस्ट, विश्वास फॉस्टर करता है, जो सिर्फ पैसे या प्रोजेक्ट से नहीं बनाया जा सकता। ये इंडिया को खुद को एक एक्सटर्नल पावर की तरह नहीं, बल्कि शेयर्ड हिस्ट्री और वैल्यूज वाले नेशंस के नेचुरल पार्टनर, स्वाभाविक साथी के रूप में प्रेजेंट करने देता है। ये नैरेटिव पैसिफिक आइलैंड्स के पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत पावरफुली रेजोनेट करता है और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में इंडिया की भूमिका को मजबूत करता है। हाँ, ये तो यूनिक है। तो कौन सी की सेक्टर्स मुख्य क्षेत्र हैं जहां नए MOUs या अग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद है? जैसा बताया, डिस्कशंस तो ब्रॉड हैं, पर की सेक्टर्स जहां हम कॉन्क्रीट अग्रीमेंट्स देख सकते हैं उनमें शामिल हैं हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें IT और कनेक्टिविटी शामिल है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जहां फूड सिक्योरिटी आइलैंड नेशंस के लिए एक मेजर कंसर्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशली स्किल्स डेवलपमेंट और एजुकेशन में, और क्रूशली क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो फिजी और दूसरे PICs के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। थैंक यू। फिजी विजिट
निश्चित रूप से इंडिया के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट को रेखांकित करती है। ओके, चलिए अब अपना ध्यान दो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स की तरफ मोड़ते हैं, जहां कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन दुर्भाग्यवश जारी है। यूक्रेन और गाजा, हाँ, ये दोनों रीजन्स ग्लोबली गहरी चिंता का विषय बने हुए हैं। यूक्रेन और गाजा में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? अफसोस की बात है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सिचुएशन गंभीर बनी हुई है। पहला, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। वॉर अब सिर्फ यूक्रेनियन टेरिटरी तक सीमित नहीं है। यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के अंदर ड्रोन अटैक्स किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोची में एक ऑयल रिफाइनरी में और ज्यादा चिंताजनक रूप से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी इन अटैक्स के बाद। कुर्स्क वाला इंसिडेंट पर्टिकुलरली कंसर्निंग है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये अटैक्स यूक्रेन की बढ़ती लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखाते हैं। यूएस रिस्ट्रिक्शंस। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अलेजिडली यूक्रेन द्वारा यूएस सप्लाइड लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल्स के इस्तेमाल पर कुछ लिमिटेशंस लगा रहा है, पर्टिकुलरली रशियन टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए। ऐसा लगता है यूएस एक न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया के साथ अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन, अनियंत्रित तनाव वृद्धि का रिस्क लेने से बच रहा है। डिप्लोमेसी। इन मिलिट्री डेवलपमेंट्स के साथ साथ डिप्लोमैटिक एक्टिविटी भी जारी है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपियन लीडर्स हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिले पीस नेगोशिएशंस, शांति वार्ता की तरफ पोटेंशियल पाथवेज डिस्कस करने के लिए। एनालिसिस। इन डेवलपमेंट्स को एक साथ देखें, डीप स्ट्राइक्स को रोकने की कोशिश और साथ में पीस ओवरचर्स, तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यूक्रेन के प्रति यूएस स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल रिकैलिब्रेशन, संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है। शायद फोकस मैनेज डी एस्केलेशन, नियंत्रित तनाव कमी की तरफ शिफ्ट हो रहा हो। रीजंस मल्टीफैसेटेड हो सकते हैं। वॉर का लंबा खिंचना, इसका इमेंस फाइनेंशियल कॉस्ट और यूएस में डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। दूसरा, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल गाजा संघर्ष, एयर स्ट्राइक्स एंड कैजुअलिटीज। गाजा स्ट्रिप पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमले बिना रुके जारी हैं। रिपोर्टेड डेथ टोल बहुत ज्यादा है। कई सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि वास्ट मेजॉरिटी सिविलियंस, आम नागरिक हैं। एक कंट्रोवर्शियल लीक्ड इजरायली मिलिट्री डेटाबेस ने रिपोर्टेडली गाजा में 83% सिविलियन डेथ रेट सजेस्ट किया था। हालांकि मिलिट्री ने बाद में इस फिगर को कंटेस्ट किया। एग्जैक्ट परसेंटेज जो भी हो, नंबर्स कॉन्फ्लिक्ट के डेविस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट की ग्रिम पिक्चर पेश करते हैं। इजरायली ऑब्जेक्टिव्स। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इंटेंशंस और साफ किए हैं, कहते हुए कि गोल गाजा स्ट्रिप पर कंप्लीट मिलिट्री ऑक्यूपेशन, पूर्ण सैन्य कब्जा और हमास का टोटल इरेडिकेशन है। ये एक मैक्सिमलिस्ट स्टैंस, अधिकतमवादी रुख है, जो एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का संकेत देता है जिसका कोई आसान रेजोल्यूशन नजर नहीं आता। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट। सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, ने ऑफिशियली गाजा के कुछ हिस्सों में फैमीन, अकाल डिक्लेयर कर दिया है। दोहराता हूं, यूएन ने गाजा के कुछ हिस्सों में फैमीन डिक्लेयर किया। सिविल ऑर्डर, नागरिक व्यवस्था काफी हद तक कोलैप्स हो गई है और एसेंशियल एड, जरूरी सहायता सामग्री की एंट्री पर सिवियर रिस्ट्रिक्शंस, गंभीर प्रतिबंध लगे हुए हैं। कंडीशंस इतनी डायर हैं कि जर्मनी जैसा देश ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज की एयर ड्रॉप्स कर रहा है। एक अर्जेंट, डेस्परेट नीड है इमीडिएट सीज फायर, युद्ध विराम और अनइम्पीडेड एड डिलीवरी की। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ट्रबलिंग है, न सिर्फ इन्वॉल्व्ड रीजन्स के लिए बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी। चलिए अपना फोकस वापस इंडिया पर लाते हैं और गवर्नेंस, शासन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली बिहार और दिल्ली से। हाँ, गवर्नेंस फ्रंट पर भी कुछ सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हुई हैं। बिहार में इलेक्टोरल रूल्स के रिवीजन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है और दिल्ली ने जुडिशियल प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या आप इन पर और बता सकते हैं? जरूर। ये दोनों केसेस गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला, बिहार्स इलेक्टोरल रोल रिवीजन, बिहार की मतदाता सूची संशोधन। कॉन्टेक्स्ट, बिहार में 2003 के बाद पहली बार बड़ा इलेक्टोरल रोल रिवीजन, मतदाता सूची संशोधन हो रहा है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहा गया है। हालांकि ये प्रोसेस शुरू से ही कंट्रोवर्सी, विवादास्पद में घिरा रहा। ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया है कि लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम जानबूझकर डिलीट किए गए हैं, ठीक अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन से पहले। नंबर्स वाकई स्ट्राइकिंग हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स रिपोर्टेडली 7.9 करोड़, 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़, 7.24 करोड़ हो गए रिवीजन के बाद।
दोहराता हूं, 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़। ये बहुत बड़ा रिडक्शन है। एससी इंटरवेंशन एंड ईसीआई कंप्लायंस मामला सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इंश्योर करने का निर्देश दिया। एससी का डायरेक्टिव के बाद ईसीआई ने अब सभी 65 लाख डिलीटेड वोटर्स की डिटेल्स, जिसमें डिलीशन का स्पेसिफिक रीजन, नाम हटाने का कारण भी शामिल है, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट्स पर अपलोड करना मैंडेट कर दिया है। दोहराता हूं, 65 लाख डिलीटेड वोटर्स की डिटेल्स ऑनलाइन पब्लिक की गईं। एक और सिग्निफिकेंट मूव में ईसीआई ने आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना है वोटर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके अपने नाम रीइंस्टेट करवाने के लिए, जिससे उन लोगों के लिए प्रोसेस पोटेंशियली सिंप्लीफाई हो गया जिनका नाम गलत डिलीट हुआ। एनालिसिस। ये पूरा एपिसोड उस टाइट रोप वॉक को हाईलाइट करता है जो ईसीआई को अक्सर करनी पड़ती है। एक तरफ उसके पास एक्यूरेट और एरर फ्री इलेक्टोरल रोल मेंटेन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ कोई भी लार्ज स्केल वोटर डिलीशन एक्सरसाइज, स्पेशली इलेक्शन के करीब, पॉलिटिकली सेंसिटिव, राजनीतिक रूप से संवेदनशील होती है और बायस के आरोपों का शिकार हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जुडिशरी के क्रूशियल रोल को अंडरस्कोर करता है एज अ गार्जियन, प्रहरी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसने ईसीआई को ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी की तरफ पुश किया है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटर कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर करने में मदद करता है। दूसरा, दिल्लीज ई समन्स रूल्स, दिल्ली के ई समन नियम। कॉन्टेक्स्ट: दिल्ली में गवर्नमेंट ने जुडिशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट कदम उठाया है। दिल्ली बीएनएसएस सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट्स रूल्स 2025 को नोटिफाई करके। ये नए रूल्स कोर्ट समन्स, अदालती सम्मन और वारंट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई डिलीवरी को फॉर्मली ऑथराइज करते हैं। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए सर्व किए जा सकते हैं। दोहराता हूं, समन्स वारंट्स की ई डिलीवरी ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए फॉर्मलाइज्ड। एनालिसिस: ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली की एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाने वाला एक बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी मेजर है। समन्स की ट्रेडिशनल फिजिकल सर्विस इनक्रेडिबली टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव होती है। पुलिस पर्सनल अक्सर काफ़ी टाइम सिर्फ इंडिविजुअल्स को लोकेट करने और डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने में बिताते हैं, जिसमें काफ़ी पेपर वर्क और लॉजिस्टिकल हर्डल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये उन्हें उनकी कोर ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच और क्राइम प्रिवेंशन, अपराध रोकथाम से डिस्ट्रैक्ट करता है। नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, त्वरित और वेरीफाइबल डिलीवरी, सत्यापन योग्य डिलीवरी प्रॉमिस करता है, जिससे पुलिस का वैल्यूएबल टाइम और रिसोर्सेज बचेंगे। ये रूल्स, जो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत फ्रेम किए गए हैं, सेंसिटिव केसेस में विक्टिम्स की प्राइवेसी, निजता को प्रोटेक्ट करने के सेफगार्ड्स भी इंक्लूड करते हैं। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से परफेक्टली अलाइन करता है, जिसका एम टेक्नोलॉजी लेवरेज करके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्टर और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है। इंडीड, ये दोनों रिफॉर्म्स गवर्नेंस के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी को टच करते हैं। ओके, चलिए अब जीएस पेपर 3 के सब्जेक्ट्स की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी। और हम शुरुआत करते हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र के लिए एक वाकई गर्व के क्षण से। बिल्कुल, ये खबर सुनकर वाकई गर्व महसूस होता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना डिफेंस सेक्टर में कॉन्क्रीट शेप ले रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी डेवलप्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का मेडन टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये एक मैसिव अचीवमेंट है। ये सच में इंडिया की आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, मील का पत्थर है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना वाइटल है। इंडिया सालों से क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी, विदेशी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। गोल है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता एनहांस करना और एक रोबस्ट डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना। हाल का ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में उसने एक ट्रूली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की जरूरत को और अंडरस्कोर किया था, जिसमें इंपोर्टेड सिस्टम्स जैसे S-400 और इंडिजिनस सिस्टम्स दोनों ने सिनर्जी में काम किया एरियल थ्रेट्स, हवाई खतरे न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी बैकड्रॉप में DRDO की लेटेस्ट सक्सेस और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है।
तो आज की अचीवमेंट क्या है एग्जैक्टली? ये IADWS आखिर है क्या? क्या ये कोई नई मिसाइल है? नहीं, एक सिंगल मिसाइल या वेपन से कहीं ज्यादा है। आज अगस्त 24 DRDO ने इंडिजिनस IADWS का मेडन फ्लाइट टेस्ट, पहला उड़ान परीक्षण, ओडिशा तट के पास अपनी टेस्ट रेंज से सक्सेसफुली कंडक्ट किया। दोहराता हूं, इंडिजिनस IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण। IADWS कोई स्टैंडअलोन वेपन नहीं है। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड, मल्टी लेयर्ड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम का सिस्टम है। इसे कॉम्प्रहेंसिव शील्ड, व्यापक कवच की तरह सोचिए, जो हमारे वाइटल एरियाज और एसेट्स को एरियल थ्रेट्स के वाइड स्पेक्ट्रम से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है। एनिमी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs और ड्रोन्स और इवन मिसाइल्स। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में प्राइमरीली 3 की इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं। दोहराता हूं, 3 की इंडिजिनस कंपोनेंट्स। 1. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRS-AM। ये एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जिसे रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। ये मीडियम रेंज एरियल थ्रेट्स को इफेक्टिवली इंगेज करने के लिए डिजाइंड है। 2. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, मतलब सोल्जर्स इसे अपने कंधे पर रखकर ऑपरेट कर सकते हैं, जिन्हें अक्सर मैन पैड्स कहते हैं। ये लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स, कम ऊंचाई वाले खतरों को वेरी क्लोज रेंजेस पर न्यूट्रलाइज करने के लिए है। 3. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW। अब ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, भविष्य की तकनीक है। ये एक हाई पावर लेजर बेस्ड सिस्टम है। इसका एडवांटेज है इसकी एबिलिटी छोटे फास्ट मूविंग टारगेट्स जैसे ड्रोन्स या लो फ्लाइंग मिसाइल्स को हाई प्रिसिजन, उच्च सटीकता से और इम्पॉर्टेंटली बहुत लो कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कम लागत पर इंटरसेप्ट करने की, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव मिसाइल्स खर्च नहीं होती। दोहराता हूं, 3 कंपोनेंट्स हैं, क्विक रैम, VSORADS और DEW। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO को इस सक्सेस पर कांग्रेचुलेट किया, हाईलाइट करते हुए कि ये इंडिया की इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता एस्टैब्लिश करता है, जो हमारे क्रिटिकल नेशनल एसेट्स, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ठिकाने की सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करेगा। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? ये इंपोर्टेड सिस्टम्स जैसे S-400 से कैसे कंपेयर या कॉम्प्लीमेंट करता है? हाँ, इम्प्लीकेशंस स्ट्रेटेजिकली प्रोफाउंड हैं। पहला, वैलिडेशन ऑफ लेयर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन, स्तरित रक्षा सिद्धांत का सत्यापन। मॉडर्न एरियल वॉरफेयर, हवाई युद्ध, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है। एडवर्सरीज डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचाई, स्पीड्स, गति और वेरिंग सिग्नेचर्स, पहचान वाले डाइवर्स मिक्स ऑफ थ्रेट्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स एटसेट्रा। कोई सिंगल एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी थ्रेट्स को इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकता। इसीलिए एक लेयर्ड डिफेंस, स्तरित रक्षा आर्किटेक्चर की नेसेसिटी है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंजेस के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स एम्प्लॉय करना, जो सब सीमलेसली एक साथ काम करें। IADWS इसी डॉक्ट्रिन का एम्बॉडीमेंट, जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ डिस्परेट मिसाइल्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक ट्रू सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, जहां QRS-AM मीडियम रेंज, VSORADS शॉर्ट रेंज और DW फ्यूचरिस्टिक क्लोज इन डिफेंस को एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के तहत इंटीग्रेट किया गया है। ये नेटवर्क बहुत लाइकली हमारा इंडिजिनस आकाश तीर सिस्टम है। दोहराता हूं, लाइकली इंडिजिनस आकाश तीर सिस्टम के जरिए इंटीग्रेट, जो स्पेसिफिकली आर्मी और एयरफोर्स के सभी एयर डिफेंस एसेट्स को एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइंड है। ये सक्सेसफुल इंटीग्रेशन DRDO की मैच्योरेशन दिखाता है, स्टैंडअलोन प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज मास्टर करने तक। यही एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की पहचान है। दूसरा, एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बढ़ी हुई रणनीतिक स्वायत्तता। ये शायद सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। IADWS इंडिया को इंपोर्टेड सिस्टम्स का सैंक्शन प्रूफ, प्रतिबंध मुक्त और फुल्ली इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव स्वदेशी विकल्प देता है। हालांकि इंडिया ने हाईली केपेबल S-400 ट्रियम्फ सिस्टम रशिया से एक्वायर किया अपनी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नीड्स मीट करने के लिए, इस प्रोक्योरमेंट में हमेशा US CATSA सैंक्शंस, प्रतिबंध का रिस्क था और एक डिग्री ऑफ फॉरेन डिपेंडेंसी बनी रही। IADWS जैसा फुली इंडिजिनस सिस्टम इन रिस्क्स को सिग्निफिकेंटली मिटिगेट करता है।
इंडिया अब अपनी एयर डिफेंस सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है बिना जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, भू राजनीतिक दबाव, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां या टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम्स, प्रौद्योगिकी इनकार व्यवस्था के बारे में ज्यादा वरीड हुए। फर्दरमोर, ये सक्सेस डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल खोलता है। IRWS जैसा प्रूवन, कॉस्ट इफेक्टिव, मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस सिस्टम दूसरी डेवलपिंग नेशंस के लिए हाईली अट्रैक्टिव, आकर्षक हो सकता है, जो एडवांस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज चाहते हैं बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड के। ये इंडिया के एक मेजर ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के एम्बिशियस गोल से परफेक्टली अलाइन करता है। ट्रूली एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन एक्शन। डिफेंस सेक्टर में सक्सेस के बाद चलिए अब स्पेस, अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरते हैं। इंडिया का एम्बिशियस गगनयान मिशन ने भी एक क्रूशल माइलस्टोन अचीव किया है। यस, डिफेंस और अब स्पेस। इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हिस्ट्री स्क्रिप्ट करने की तैयारी में है। हमारा एम्बिशियस गगनयान प्रोग्राम, गगनयान कार्यक्रम ने एक और क्रिटिकल माइलस्टोन, महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। ऐसी खबरें हर भारतीय को इमेंस प्राइड से भर देती हैं। बिल्कुल, गगनयान इंडिया का मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इमेंस नेशनल प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, को लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना, करीब 400 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर। उन्हें वहां 3 दिन रखना और फिर सेफली अर्थ पर वापस लाना, इंडियन ओशन, हिंद महासागर में प्लान्ड स्प्लैशडाउन के साथ। ये मिशन न सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस शोकेस करेगा, बल्कि स्पेस में साइंटिफिक रिसर्च को भी मैसिव बूस्ट देगा। तो आज की बड़ी खबर क्या है इस मिशन से रिलेटेड? आज अगस्त 24 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दोहराता हूं, फर्स्ट सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01। क्रू मॉड्यूल वो कैप्सूल है जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। ये क्रूशल टेस्ट इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पर कंडक्ट किया गया। ये टेस्ट इतना वाइटल क्यों है? जब क्रू मॉड्यूल स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, उसकी स्पीड हाइपरसोनिक, ध्वनि की गति से कई गुना तेज होगी। सेफ लैंडिंग इंश्योर करने के लिए टचडाउन या स्प्लैशडाउन से पहले उसकी स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस करनी होती है। ये क्रिटिकल डिसेलरेशन पैराशूट सिस्टम से अचीव होता है। IADT-01 ने पूरे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को वैलिडेट किया। 2 इनिशियल ड्रॉग पैराशूट्स का डिप्लॉयमेंट, स्टेबलाइजेशन और इनिशियल डिसेलरेशन के लिए, उसके बाद पायलट शूट्स का निकलना, जो 3 मैसिव मीन पैराशूट्स को बाहर खींचते हैं और वो फाइनली मॉड्यूल को जेंटल लैंडिंग के लिए स्लो डाउन करते हैं। ये अचीवमेंट पर्टिकुलरली नोटवर्दी है क्योंकि ये IAD टेस्ट पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज और डिलेज फेस कर चुका था, रिपोर्टेडली मॉड्यूल को ड्रॉप करने के लिए यूज किए गए हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। IAD-01 की सक्सेस अब एक मेजर हर्डल क्लियर करती है और मिशन के नेक्स्ट क्रूशल फेजेस का रास्ता साफ करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट, मानव रहित उड़ान, डेजिग्नेटेड G1 के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, जो टेंटेटिवली दिसंबर 2025 में लॉन्च के लिए शेड्यूल्ड है। दोहराता हूं, फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट G1 दिसंबर 2025 के लिए प्लान्ड है। ये G1 मिशन ह्यूमंस को कैरी नहीं करेगा, बल्कि हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा को ले जाएगा। दोहराता हूं, ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा को कैरी करेगा, जो ह्यूमन फंक्शंस मिमिक करने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को थरली टेस्ट करने के लिए डिजाइंड है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसरो को कांग्रेचुलेट किया, गगनयान को आत्मनिर्भर भारत की जर्नी में एक नया चैप्टर बताया। अच्छा, तो इस IADT-01 माइलस्टोन की सिग्निफिकेंस क्या है एग्जैक्टली? इसे इतना क्रिटिकल क्यों माना जाता है? हाँ, आप कह सकती हैं कि ये गगनयान प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट सेफ्टी, अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से शायद सिंगल मोस्ट क्रिटिकल माइलस्टोन है। किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में 2 सबसे पेरिलस, खतरनाक फेजेस होते हैं: लॉन्च, प्रक्षेपण, और री एंट्री, पुनः प्रवेश। जहां लॉन्च व्हीकल, जैसे हमारा LVM-3 रॉकेट, की रिलायबिलिटी क्रू को सेफली ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए एसेंशियल है, री एंट्री के दौरान, स्पेशली डिसेंट के आखिरी पलों में, एस्ट्रोनॉट्स की लाइव्स इंटायरली पैराशूट सिस्टम के फ्लॉलेस फंक्शनिंग पर डिपेंड करती हैं। यही वो सिस्टम है जो उनकी हाई स्पीड फॉल को ब्रेक करता है और जेंटल लैंडिंग इंश्योर करता है। ये एक नॉन निगोशिएबल मिशन क्रिटिकल सिस्टम है जिसमें फेलियर की टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है, फेलियर की गुंजाइश जीरो है। और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट टर्म यहाँ की है। इसरो ने पहले इंडिविजुअल पैराशूट कंपोनेंट्स टेस्ट किए होंगे, पर IADT-01 ने एंटायर सीक्वेंस को
ड्रोग शूट डिप्लॉयमेंट से लेके मेन शूट इन्फ्लेशन तक एक सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वैलिडेट किया। इस इंटीग्रेटेड टेस्ट में सक्सेस अचीव करना, स्पेशली पहले के टेक्निकल हर्डल्स और डिलेज ओवरकम करने के बाद, पूरी ISRO टीम के लिए एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये ISRO के मेटिकुलस, सावधानीपूर्वक, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस सॉल्व करने की उनकी फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटी को दिखाता है। इस टेस्ट ने गगनयान आर्किटेक्चर को सिग्निफिकेंटली डी रिस्क कर दिया है, पाथ क्लियर करते हुए और अपकमिंग G1 अनक्रूड मिशन और अल्टीमेटली 2027 में प्लान्ड हिस्टोरिक क्रूड फ्लाइट मानवयुक्त उड़ान के लिए एसेंशियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए। दोहराता हूं, हिस्टोरिक क्रूड फ्लाइट 2027 के लिए प्लान्ड। ट्रू स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट इसरो की गगनयान इंडिया को सिलेक्ट लीग ऑफ नेशंस में प्लेस करेगा। ओके, स्पेस की ऊंचाइयों से चलिए अर्थ पर वापस आते हैं और हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र से आ रही कुछ वरिंग न्यूज़ एड्रेस करते हैं। डेविस्टेटिंग फ्लड्स, बाढ़ ने वहां एक बार फिर हैवोक मचाया है। हाँ, ये खबर बहुत डिस्ट्रेसिंग है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट से फ्लैश फ्लड्स, आकस्मिक बाढ़ की हॉरिफिक इमेजेस आ रही हैं। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट्स, जो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स, अनियमित वर्षा पैटर्न के रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कभी कभी इंटेंस डाउनपोर्स और एक्सेलरेटेड ग्लेशियल मेल्ट, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, ये सब रीजन को इंक्रीजिंगली फ्रैजाइल, नाजुक और वल्नरेबल, असुरक्षित बना रहा है। हम 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी भूले नहीं हैं। दोहराता हूं, 2013 केदारनाथ फ्लड्स ट्रेजेडी इस रीजन की वल्नरेबिलिटी का एक हॉरिफिक रिमाइंडर। यहां डेवलपमेंट, विकास की नीड्स को इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, पारिस्थितिकी संरक्षण के इंपेरेटिव के साथ बैलेंस करने पर डिबेट दशकों पुरानी और इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है। तो हिमाचल में आज एग्जैक्टली क्या हुआ है और इम्पैक्ट कितना सिवियर है? आज अगस्त 24 कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स वाइड स्प्रेड डेविस्टेशन इंडिकेट कर रही हैं। इमीडिएट कॉज इंटेंस लोकलाइज्ड रेनफॉल, तीव्र स्थानीयकृत वर्षा, लग रहा है पॉसिबली क्लाउड बर्स्ट्स, बादल फटना, जो इस रीजन में इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं। इम्पैक्ट मल्टीपल डायमेंशंस पर सिवियर रहा है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, बुनियादी ढांचे को नुकसान। हंड्रेड्स ऑफ रोड्स, जिसमें वाइटल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी शामिल है, या तो ब्लॉक्ड हैं या बह गई हैं। न्यूमरस ब्रिजेस, दुकानें और घर फ्लड वाटर्स में बह गए हैं। कनेक्टिविटी सिवियरली डिस्रप्टेड है। दूसरा, डिस्रप्शन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं में व्यवधान। फ्लड्स ने एसेंशियल सर्विसेज क्रिपल कर दी हैं। हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और वाटर सप्लाई स्कीम्स डैमेज हो गई हैं या बह गई हैं, जिससे लार्ज एरियाज में वाइड स्प्रेड पावर आउटेजेस और एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस, बिजली और पानी की भारी किल्लत हो गई है। तीसरा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव। रोड क्लोजर्स ने लोकल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था पर सिवियर ब्लो दिया है। हिमाचल अपने एप्पल्स, दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए रिनाउंड है। अब ये पेरिशेबल गुड्स, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे फार्मर्स को इमेंस लॉसेस हो रहे हैं। और ये सिर्फ हिमाचल तक कन्फाइंड नहीं है, मॉनसून फ्यूरी दूसरे एरियाज को भी इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे जयपुर राजस्थान में हेवी रेन से हिस्टोरिक आमेर फोर्ट, आमेर किले की दीवार का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। ये जो रिकरिंग फ्लैश फ्लड्स हैं, क्या ये प्योरली नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं हैं, या इनके बढ़ते फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के पीछे डीपर शायद मैन मेड रीजंस हैं, वो डेवलपमेंट इकोलॉजी डिबेट वाला एंगल? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। अब इन इवेंट्स को सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स लेबल करना इंक्रीजिंगली इनएक्यूरेट और शायद इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। मोर ऑफन देन नॉट ये मैन मेड कैलामिटीज, मानव निर्मित आपदाएं लगती हैं, जिन्हें नेचुरल इवेंट्स जैसे हेवी रेनफॉल सिंपली एम्पलीफाई, बढ़ा देती हैं। फंडामेंटली ये अक्सर गवर्नेंस की सिस्टेमिक फेलियर, प्रणालीगत विफलता रिफ्लेक्ट करती हैं, जहां शॉर्ट टर्म, एक्सट्रैक्टिव, शोषणकारी और अक्सर पोली रेगुलेटेड डेवलपमेंट मॉडल्स को लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रेजिलियंस, दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लचीलापन पर प्रायोरिटाइज किया जाता है। रिपीटेड साइंटिफिक वार्निंग्स, वैज्ञानिक चेतावनियां और पास्ट ट्रेजेडीज से लेसन्स के बावजूद, जबकि इमीडिएट ट्रिगर शायद क्लाउड बर्स्ट हो, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मानव जनित कारक से मैनिफोल्ड मैग्नीफाई हो जाता है। चलिए कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑन डिब्रीज फ्लो फैंस। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट
भू आकृति विज्ञानी और हाइड्रोलॉजिस्ट जल विज्ञानी कंसिस्टेंटली डेब्रिस फ्लो फैंस या अलूवियल फैंस पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वार्न करते रहे हैं। ये फैन शेप्ड एरियाज, पंखे के आकार के इलाके, होते हैं हिल्स के बेस पर, जहां स्ट्रीम्स अपने साथ लाया सेडिमेंट, मलबा, डिपॉजिट करती हैं। इकोलॉजिकली ये फैंस रिवर्स और स्ट्रीम्स के लिए नेचुरल सेफ्टी वाल्व्स, प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व की तरह एक्ट करते हैं। फ्लड्स के दौरान एक्सेस वाटर और डिब्री को फैलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इन फैंस पर डायरेक्टली हाउसेस, शॉप्स और रोड्स बनाना स्ट्रीम सेफ्टी वाल्व्स को चोक करने जैसा है, जैसा एक एक्सपर्ट ने कहा। जब आप नेचुरल पाथ ब्लॉक करते हैं तो रिवर एक्सट्रीम इवेंट्स के दौरान इनेविटेबली उसे रिक्लेम करेगी, लीडिंग टू कैटास्ट्रोफी। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्रोलिफरेशन, जैसे चार धाम परियोजना, वाइडनिंग नेशनल हाईवेज। ये प्रोजेक्ट्स अक्सर एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन, व्यापक वनों की कटाई, ब्लास्टिंग, विस्फोटक इस्तेमाल करना, रॉक्स ब्रेक करने के लिए, और स्टीप वर्टिकल स्लोप कटिंग, सीधी ढलान काटना इन्वॉल्व करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज यंग हिमालयाज की फ्रैजाइल स्लोप्स, नाजुक ढलानों को सिवियरली डिस्टेबलाइज करती हैं। इससे लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ये लैंडस्लाइड्स इन टर्न रिवर फ्लोज ब्लॉक कर सकते हैं, टेम्परेरी डैम्स या लेक्स क्रिएट करते हुए। जब ये लैंडस्लाइड डैम्स इवेंचुअली ब्रीच करते हैं तो वे सडनली ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर रिलीज करते हैं, कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड्स डाउनस्ट्रीम। ये एक विशस साइकिल, दुष्चक्र बन गया है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज वल्नरेबिलिटी बढ़ा रही हैं, लीडिंग टू डिजास्टर्स। फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन की विफलता। प्रॉब्लम अक्सर नॉलेज की कमी नहीं होती, हमें ये रिस्क्स पता हैं। फेलियर इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट में है। अक्सर डिजास्टर्स के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स वाटर बॉडीज के पास या डिजास्टर प्रोन जोन्स में कंस्ट्रक्शन बैन करने के ऑर्डर्स इशू करती हैं, पर ये ऑर्डर्स ग्राउंड पर रेयरली स्ट्रिक्टली एनफोर्स होते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और लोकल प्रेशर्स अक्सर इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस को ओवरराइड कर देते हैं। सॉल्यूशंस, समाधान। जरूरत है एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट की। रिएक्टिव, प्रतिक्रियात्मक अप्रोच से हटकर प्रोएक्टिव, सक्रिय, इंटीग्रेटेड, एकीकृत अप्रोच की तरफ जाने की। इन्फॉर्म्ड एंड रीजन स्पेसिफिक बिल्डिंग कोड्स का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पर कंप्लीट बैन, और क्रूशली लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना थ्रू कम्युनिटी लेड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। एक स्टार्क वार्निंग है ये, वाकई हमें हिमालयाज में अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को डेस्परेटली रीथिंक करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब गुजरात के कोस्टल एरिया, तटिया इलाके की तरफ चलते हैं, स्पेसिफिकली कोरी क्रीक। वहाँ से एक सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। हाँ, बीएसएफ ने कोरी क्रीक इलाके में कुछ पाकिस्तानी फिशरमैन, पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े हैं। ये इंसिडेंट्स काफ़ी बार होते लगते हैं, पर इनकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सही है। आज अगस्त 24 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले के कोरी क्रीक इलाके में 15 पाकिस्तानी फिशरमैन को उनकी इंजन फिटेड बोट के साथ अप्रीहेंड करने की रिपोर्ट दी है। वे अलेजिडली इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन (IMBL) इलीगली क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर्स में आ गए थे। अब जैसा आपने कहा, ऐसे इंसिडेंट्स रूटीन लग सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देखते हुए। हालांकि ये एक पर्सिस्टेंट लो लेवल सिक्योरिटी चैलेंज, लगातार बना रहने वाला निम्न स्तरीय सुरक्षा चुनौती रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, सामरिक और सुरक्षा निहितार्थ। कोरी क्रीक और एडजेसेंट सर क्रीक एरिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल है। ये एक सेंसिटिव, संवेदनशील, मार्शी, दलदली और लार्जली अनइनहेबिटेड निर्जन टेरेन है। क्रूशली, यहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक अनरिजॉल्व्ड मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट, समुद्री सीमा विवाद है। ये एम्बिग्विटी पूरे एरिया को इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ के लिए वल्नरेबल जोन बनाती है। इसे पोटेंशियली टेररिस्ट, स्मगलर्स या दूसरे एंटी नेशनल एलिमेंट्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डेंस मैनग्रूव, शिफ्टिंग सैंड बैंक्स और क्लियर डिमार्केशन न होने से पेट्रोलिंग और सर्विलेंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर इंट्रूजन, चाहे उसमें फिशरमैन ही क्यों ना इन्वॉल्व हों, सीरियसनेस से ट्रीट करना पड़ता है। एक हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस, उच्च स्तर की सतर्कता कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड है। ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन, मानवीय आयाम।
इसका एक सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी है। अक्सर दोनों देशों की पुअर फिशरमैन, जिनके पास सिर्फ बेसिक नेविगेशन टूल्स, साधारण दिशा सूचक यंत्र होते हैं, इनएडवर्टेंटली अनजाने में परसीव्ड बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाते हैं। एप्रीहेंड होने पर उन्हें अरेस्ट और फॉरेन जेल्स में प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन फेस करना पड़ता है, जिससे उनकी फैमिलीज को इमेंस हार्डशिप होती है। ये दोनों नेशंस के बीच एक रिकरिंग डिप्लोमेटिक इरिटेंट, बार बार होने वाली कूटनीतिक परेशानी बन गया है। ब्रॉडर इश्यूज तो ये इंसिडेंट सिर्फ मैरिटाइम पुलिसिंग के बारे में नहीं है, ये इंट्रिंसिकली कोस्टल सिक्योरिटी, तटीय सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंडिया पाकिस्तान के बीच सर क्रीक बाउंड्री डिमार्केशन पर लंबे समय से चले आ रहे डिप्लोमेटिक स्टेलमेट, कूटनीतिक गतिरोध से जुड़े हैं। हर ऐसी एप्रीहेंशन उस अनरिजॉल्व डिस्प्यूट और हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, पश्चिमी तट रेखा सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड कांस्टेंट विजिलेंस, निरंतर सतर्कता की याद दिलाती है। थैंक यू क्रीक एरिया की कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए। ये साफ तौर पे सिर्फ फिशरमैन के रास्ता भटकने से ज्यादा है। ऑलराइट, चलिए अब पार्ट डी पर चलते हैं, जीएस पेपर 1 पर फोकस करते हुए स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। आज हम एजुकेशन सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव को देखते हैं। हाँ, ये टॉपिक थोड़े लाइटर नोट पर है, पर बहुत रेलेवेंट। हैवी स्कूल बैग्स, भारी स्कूल बैग का बर्डन पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट के लिए एक पेरेनियल कंसर्न रहा है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत नो बैग डे जैसे इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तेलंगाना में ये कैसे अनफोल्ड हो रहा है? बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दोहराता हूं, NEP 2020 इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाने का एम रखती है। इसकी कोर फिलॉसफी, मूल दर्शन है फोकस को रोट मेमोराइजेशन, रटने वाली पढ़ाई से हटाकर लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना, जो होलिस्टिक, समग्र, एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक और स्किल बेस्ड, कौशल आधारित हो। पॉलिसी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान कौशल्स डेवलप करने पर एम्फसाइज करती है। एजुकेशन को ज्यादा एंगेजिंग, आकर्षक, जॉयफुल, आनंददायक और रेलेवेंट, प्रासंगिक बनाते हुए, बजाय बर्डन्स के। नो बैग डे इनिशिएटिव इस फिलॉसफी का ग्राउंड लेवल पर एक बहुत टैंजिबल इम्प्लीमेंटेशन, ठोस कार्यान्वयन है। तो तेलंगाना में ये नो बैग डे कैसे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जा रहा है? उस दिन स्कूल्स में एक्चुअली होता क्या है? अगस्त 24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हर महीने के चौथे सैटरडे, हर महीने का चौथा शनिवार को क्लास 1 से क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बैगलेस डे डिक्लेयर किया है। दोहराता हूं, तेलंगाना में क्लास 1 to 10 के लिए 4th सैटरडे नो बैग डे है। इस दिन बच्चे अपने भारी बैग्स के बिना स्कूल आते हैं। रेगुलर करिकुलम, नियमित पाठ्यक्रम के बजाय फोकस उन एक्टिविटीज पर शिफ्ट होता है जो उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स, व्यवहारिक कौशल और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता एनहांस करने के लिए डिजाइन है। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट्स पर ले जाना शामिल है, शायद म्यूजियम्स, पोस्ट ऑफिसेज या लोकल इंडस्ट्रीज में। स्कूल्स हैंड्स ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या बच्चों को लोकल प्रोफेशंस एंड लाइवलीहुड्स, स्थानीय व्यवसायों और आजीविका से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। शायद लोकल पॉटर, कुम्हार या कारपेंटर बढ़ई के साथ इंटरैक्शन अरेंज करके। और जैसा आपने मेंशन किया, ये सिर्फ तेलंगाना के लिए यूनिक नहीं है। ये NEP 2020 से स्पर्ड एक नेशन वाइड ट्रेंड बन रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कई और स्टेट्स ने भी सिमिलर बैगलेस डे पॉलिसीज वेरियस फॉर्म्स में इंप्लीमेंट किए हैं या कर रहे हैं। कॉमन गोल है बच्चों पर फिजिकल और एकेडमिक बर्डन कम करना और लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा एंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाना। अच्छा, इस इनिशिएटिव की डीपर सोशल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, सामाजिक और शैक्षिक महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर, प्रतीकात्मक संकेत है, या इसका ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है? मेरे विचार में ये सिर्फ सिंबॉलिक से कहीं ज्यादा है। इसके सिग्निफिकेंट सोशल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, टैंजिबल NEP इम्प्लीमेंटेशन। ये NEP 2020 में सेट किए गए एम्बिशियस गोल्स का कॉन्क्रीट ग्रासरूट्स लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। दशकों से इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेक्स्ट बुक हेवी, किताबों पर आधारित, एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित और स्ट्रेसफुल
तनावपूर्ण होने के लिए क्रिटिसाइज होता रहा है। हेवी स्कूल बैग इस एकेडमिक बर्डन, शैक्षणिक बोझ का एक पावरफुल सिंबल, प्रतीक बन गया था। नो बैग डे डायरेक्टली इस सिंबल को टैकल करता है और अंडरलाइंग पेडागोजिकल इश्यूज, अंतर्निहित शैक्षणिक मुद्दे एड्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा, कल्चरल शिफ्ट, सांस्कृतिक बदलाव। ये इनिशिएटिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट फॉस्टर करने की कोशिश है। ये लर्निंग, सीखना का मतलब रीडिफाइन करने की कोशिश करता है। पैसिव, निष्क्रिय, लार्जली क्लासरूम बाउंड एक्टिविटीज से हटकर एक्टिव, सक्रिय, जॉयफुल, आनंददायक, एक्सप्लोरेटरी, खोजपूर्ण और लाइफ ओरिएंटेड एक्सपीरियंस, जीवनोन्मुख अनुभव की तरफ। जब बच्चे वोकेशनल एक्सपोजर जैसे लोकल आर्टिसन से मिलना, प्रैक्टिकल स्किल सीखना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या क्रिएटिव आर्ट्स परस्यू करते हैं, तो वे नेचुरली NEP 2020 द्वारा एम्फसाइज्ड कोर कॉम्पिटेंसीज, मुख्य दक्षताएं डेवलप करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और सोशो इमोशनल वेलबीइंग, सामाजिक भावनात्मक भलाई। तीसरा, रीइमेजिनिंग द स्कूल डे। ये फंडामेंटली स्कूल डे को ही रीइमेजिनिंग, पुनर्कल्पित करना है। ट्रेडिशनली स्कूल का मतलब था क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड्स, टेक्स्ट बुक्स। नो बैग डे इस नोशन को डिसरप्ट करता है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच के गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है। बच्चों को यंग एज में डाइवर्स प्रोफेशंस और स्किल्स से इंट्रोड्यूस कराना, एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रीम्स के बीच अक्सर एग्जिस्ट करने वाली रिजिड हायरार्की, कठोर पदानुक्रम को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प कर सकता है। फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, हर तरह के काम के प्रति सम्मान। चौथा, माइंडसेट चेंज। अल्टीमेटली ये इनिशिएटिव सभी स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की माइंडसेट, मानसिकता बदलने की कोशिश करता है। यह हमें क्वेश्चन करने को प्रॉम्प्ट करता है, वैल्यूएबल और मीनिंगफुल एजुकेशन, मूल्यवान और सार्थक शिक्षा क्या है? क्या ये सोली मार्क्स स्कोर करने के बारे में? नो बैग डे फोकस को सिर्फ एकेडमिक स्कोर से हटाकर एक वेल राउंडेड, सर्वांगीण, क्यूरियस, जिज्ञासु और केपेबल इंडिविजुअल, सक्षम व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास पर लाने की कोशिश करता है। ये वाकई एक वंडरफुल इनिशिएटिव है। होपफुली इसकी स्पिरिट एवरीडे लर्निंग में परमिएट करे, सिर्फ महीने में एक दिन नहीं। ओके, चलिए अब आज हमने जितने मेजर डेवलपमेंट्स डिस्कस किए हैं उन्हें सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, पार्टी की तरफ पढ़ते हैं। तो हमने आज काफी ग्राउंड कवर किया। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, डिफेंस और स्पेस में अचीवमेंट्स, ट्रेड टेंशंस, फ्लड्स का एनवायरमेंटल चैलेंज और नए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। एक यूपीएस के एस्पिरेंट जो ध्यान से सुन रहा है, उसके लिए आज के इवेंट से की टेकअवेज, मुख्य निष्कर्ष क्या होने चाहिए? बिल्कुल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आज के डेवलपमेंट से कई इंपॉर्टेंट थीम्स इमर्ज होते हैं। पहला, सोशल जस्टिस डीपनिंग, सामाजिक न्याय का गहरा होना। SC/ST सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता से सब्सटैंटिव इक्वालिटी, वास्तविक समानता की तरफ एक सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल और लीगल शिफ्ट मार्क करता है। ये इंडिया के सोशल जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक एवोल्यूशन सिग्नल करता है, जिसके गवर्नेंस और सोशल पॉलिसी के लिए फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे और इस पर सालों तक डिबेट होगी। दूसरा, असर्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता का दावा। यूएस के साथ ट्रेड डिस्प्यूट में इंडिया का फर्म स्टैंस, कपल्ड विद इंडिजिनस IAWS का सक्सेसफुल टेस्ट, एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी और असर्टिव मुखर इंडिया शोकेस करता है, जो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता फोकस्ड डिफेंस पॉलिसी परस्यू कर रहा है। ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के रोल की मैच्योरिंग रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा, वैलिडेशन ऑफ इंडिजिनस टेक कैपेबिलिटीज, स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का सत्यापन। गगनयान पैराशूट सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट और IADWS की मेडन फ्लाइट आइसोलेटेड अचीवमेंट्स नहीं हैं। ये इंडिया की बढ़ती R&D कैपेबिलिटी और स्पेस पर डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर मास्टरी वैलिडेट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत विजन को कॉन्क्रीट रियलिटी में ट्रांसलेट करते हुए। चौथा, परसिस्टेंट चैलेंजेस हाईलाइटेड, निरंतर चुनौतियों पर प्रकाश। आज की खबरें उन इंजोरिंग चैलेंजेस की रिमाइंडर भी हैं जिनसे इंडिया फेस करता है। हिमालयस में डेवस्टेटिंग फ्लड्स, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स में हमारे डेवलपमेंट मॉडल को रीथिंक करने और क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करने की अर्जेंट नीड अंडरस्कोर करते हैं।
सिमिलरली बिहार इलेक्टोरल रोल्स कंट्रोवर्सी या कोरी क्रीक एप्रीहेंशंस जैसी घटनाएं गवर्नेंस और सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज हाईलाइट करती हैं जिनसे इंडिया ग्रैपल करना जारी रखे हुए है। पांचवा, ओवरऑल नैरेटिव, समग्र कथा। एसेंस में आज का इंडिया ज्यादा असर्टिव, टेक्नोलॉजिकल केपेबल और जूरिस्प्रूडेंशियली प्रोग्रेसिव लगता है। येट ये साइमल्टेनियसली गवर्नेंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सोशल इक्विटी इंश्योर करने में फंडामेंटल चैलेंजेस, बुनियादी चुनौतियां कन्फ्रंट करता है। इन डुअलिटीज, द्वैधताओं, इन अपैरेंट कंट्राडिक्शंस, तजादात को समझना कंटेम्पररी इंडिया कॉम्प्रिहेंड करने के लिए की है। एक एक्सीलेंट सिंथेसिस, थैंक यू। अब चलिए हमारे डेडिकेटेड सेगमेंट पार्ट एफ यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर पे चलते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन फॉर द डे। ये थॉट अक्सर महात्मा गांधी से एट्रीब्यूट किया जाता है। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। दूसरों की सेवा में खुद को खो देना ही खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस आइडिया को अपनी प्रिपरेशन गाइड करने दीजिए। हर घंटा जो आप पढ़ते हैं, हर चैप्टर जो आप पढ़ते हैं, हर कॉन्सेप्ट जो आप मास्टर करते हैं, इसे खुद को नेशन की सर्विस के लिए प्रिपेयर करने के तौर पर देखिए। ये जर्नी सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के बारे में नहीं है, ये खुद को मिलियंस की लाइव्स में मीनिंगफुल डिफरेंस लाने के लिए इक्विप करने के बारे में है। उस पर्पस को याद रखिए। अब प्रीलिम्स फैक्ट्स टुडे, पीएफटी। ये स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हाईली रेलेवेंट है। ध्यान से सुनिए। 1. IAWS कंपोनेंट्स, इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IAWS में 3 की सिस्टम्स शामिल हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। रिपीट, QRSAM, VSORADS और DEW। 2. फीजी PM's विजिट। फीजी के प्राइम मिनिस्टर सिटिवेने रबुका अगस्त 24 से 26, 2025 तक इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर है। वो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA में कीनोट एड्रेस देने वाले हैं। 3. SC वर्डिक्ट केस नेम। SC/ST सब क्लासिफिकेशन पर लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस में दिया गया। रिपीट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस। 4. गगनयान माइलस्टोन। गगनयान मिशन के लिए ISRO द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया क्रिटिकल टेस्ट था क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट IADT-01। रिपीट, फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट IADT-01। 5. नो बैक डे इन तेलंगाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर महीने के 4th सैटरडे, चौथा शनिवार को क्लास 1 to X के स्टूडेंट्स के लिए नो बैग डे डेजिग्नेट किया है। 6. कोरी क्रीक लोकेशन। कोरी क्रीक, जहां पाकिस्तानी फिशरमैन्स अक्सर मैरीटाइम बाउंड्री वायलेट करने के लिए पकड़े जाते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। रिपीट, कोरी क्रीक कच्छ जिले गुजरात में है। 7. न्यू जुडिशियल रूल्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली BNSS सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट्स रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं, जो कोर्ट समन्स और वारंट्स की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस विया ईमेल, व्हाट्सएप परमिट करते हैं। नेक्स्ट, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आज की डिस्कशंस पर बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन्ड है। क्वेश्चन साफ तौर पर पढ़ें। Question. The Supreme Court's verdict upholding the subclassification of scheduled castes and scheduled tribes marks a significant shift from formal equality to substantive equality. Critically analyze the potential socio-political implications and administrative challenges of implementing this decision. सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उपवर्गीकरण को बरकरार रखने वाला फैसला औपचारिक समानता फॉर्मल इक्वालिटी से वास्तविक समानता सब्सटैंटिव इक्वालिटी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस फैसले को लागू करने के संभावित सामाजिक राजनीतिक निहितार्थों, सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और प्रशासनिक चुनौतियों एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ूंगी, आप आंसर सोचिए और फिर मैं करेक्ट वाला बताऊंगी। 1.
डीआरडीओ द्वारा हाल ही में टेस्ट किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS में कौन से स्वदेशी घटक शामिल हैं? 1. आकाश मिसाइल, 2. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DOW, 3. VSHORDS, 4. ब्रह्मोस मिसाइल. कोड्स A. 1 and 4 only, B. 2 and 3 only, C. 1, 2 and 3 only, D. 1, 2, 3 and 4. 2. स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस डिरेंजर सिंह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह A. पहली बार क्रीमी लेयर लाया, B. इंदिरा शाह ने फैसले को पलटा, C. राज्यों को SC/ST उपवर्गीकरण की अनुमति दी EV चिनाया को पलटते हुए, D. निजी संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य किया. 3. नो बैग डे पहल किसमें निर्धारित सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है? A. RTE एक्ट 2009, B. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, C. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, D. सर्व शिक्षा अभियान. 4. इंडिया फिजी संबंधों के संदर्भ में 1. फिजी ने फिपिक के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. 2. PM राबुका का दौरा किसी फिजियन शासनाध्यक्ष का पहला भारत दौरा है. 3. द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख फोकस दक्षिण प्रशांत में चीन के प्रभाव को संतुलित करना है. सही कथन A. 1 and 3 only, B. 2 only, C. 1, 2 and 3, D. 3 only. 5. मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़ा हालिया विवाद किस राज्य में हुआ? A. उत्तर प्रदेश, B. पश्चिम बंगाल, C. बिहार, D. राजस्थान. ओके, होप आपके आंसर्स तैयार हैं. द क्विज आंसर्स आर 1B, 2C, 3C, 4A, 5C. मैं रिपीट करती हूँ 1B, 2C, 3C, 4A, 5C. और फाइनली आज के 10 की टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एज फ्लैश कार्ड्स ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिविजन में एड करेंगे. 1. IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली जिसमें QRS, SOR, ADS और DEW शामिल हैं. इंडिजिनियस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम. 2. सब्सटैंटिव इक्वालिटी वास्तविक समानता जुडिशियल प्रिंसिपल जो व्यक्तियों समूहों की भिन्न परिस्थितियों को पहचानकर वास्तविक निष्पक्षता पर जोर देता है, सिर्फ सबको समान मानने से आगे. हाल के SC वर्डिक्ट का सेंट्रल थीम. 3. EV चिनाया केस 2004 पिछला SC फैसला जिसने SCs को होमोजीनियस ग्रुप माना था, राज्य सब क्लासिफिकेशन को रोकते हुए अब स्टेट ऑफ पंजाब व देविंदर सिंह द्वारा पलट दिया गया है. इंडियाज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट पॉलिसी. 5. फिपिक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग मंच 2014 में लॉन्च हुआ. कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म. 6. गगनयान IADT-01 भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए पहला सफल एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम सीक्वेंस को वैलिडेट करते हुए एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल. गगनयान्स फर्स्ट सक्सेसफुल पैराशूट टेस्ट. 7. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW लेजर जैसी केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करने वाला भविष्य का हथियार प्रणाली भारत के नए IAWS का हिस्सा. लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम. 8. डेब्री फ्लो फैन एलोवियल फैन पहाड़ी इलाकों में नदियों द्वारा जमा मलबे का पंखे के आकार का क्षेत्र. इकोलॉजिकली सेंसिटिव इन पर निर्माण फ्लड रिस्क बढ़ता है. सेडिमेंट डिपॉजिट एरिया इन हिल्स. 9. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता विदेश नीति सिद्धांत जहां राष्ट्र बाहरी दबावों के बिना अपने हित साधता है. भारत की करंट फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्टेड. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यूट. 10. NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए व्यापक नीति ढांचा होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पर जोर. नो बैग डे इसी का हिस्सा. कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी. तो ये थी हमारी अगस्त 24, 2025 की मेजर इवेंट्स और एसोसिएटेड इश्यूज पर एक्सटेंसिव डिस्कशन.
हमें पूरी उम्मीद है कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इमेंसली यूजफुल साबित होगी और आपको इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज की डीपर न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग देगी। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्रूशियल नहीं है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत और दुनिया में उसकी जगह को समझने के लिए ज़रूरी एनालिटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड करने में हेल्प करती है, जो इंटरव्यू स्टेज के लिए भी वाइटल है। दोबारा सुनने से कॉन्सेप्ट्स और कनेक्शंस जो हमने आज डिस्कस किए वो और रीइंफोर्स हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए। इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी बेनिफिट ले सकें। आज के टॉपिक्स पर आपके क्या विचार हैं? एससी वर्डिक्ट, ट्रेड टेंशंस, IIDOS सक्सेस या कुछ और? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जेन्युइनली आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके फीडबैक को वैल्यू करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे नए एनालिसिस अपलोड्स की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप सिर्फ RS 299 पर मंथ में हमारे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपीट, जॉइन मेंबरशिप फॉर जस्ट RS 299 पर मंथ। मेंबर बनने से आपको हमारे सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस और कंटेंट का एक्सेस मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए डिजाइंड है। और फाइनली, अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं और हमें डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स फीचर यूज कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के थ्रू आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें लॉन्ग टर्म में चैनल को सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में बहुत मदद करता है, जिससे हम आपके लिए हाई क्वालिटी इन डेप्थ एनालिसिस कंसिस्टेंटली लाते रह सकें। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए सुन लो यूपीएससी। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम आपके साथ हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।